हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी नॉलेज सीरीज। इस नॉलेज सीरीज के अंदर हम लोग आगे आने वाले 15 दिन तक जीएसटी लॉ से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस जीएसटी नॉलेज सीरीज के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे जीएसटी लॉ को, वो कंप्लीट जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जीएसटी एक्ट के अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं, पहले हम एज इट इज जीएसटी एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे और देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, उससे रिलेटेड जो केस स्टडी है, और उसको इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे इस जीएसटी नॉलेज सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस जीएसटी नॉलेज के किसी भी सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप सेशन के दौरान या फिर सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डे के सेशन से पहले उन कमेंट्स, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उनको लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मैंने जो लॉ है उसके अंदर कुछ टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। तो हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि हमें क्या क्या इसके अंदर सीखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। मतलब अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज आई कहां से है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के अंदर हम ये देखेंगे कि जीएसटी लॉ कहां से आया है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर लॉ से रिलेटेड बातें लिखी हुई है, हर लॉ वहीं से ही आता है। तो जीएसटी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर कहां से आते हैं। तो एक आर्टिकल 246 है जिसके अंदर 3 लिस्ट प्रेस्क्राइब है। लिस्ट 1 जिसके अंदर पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर दे रखा है। मतलब ऐसे कौन कौन से लॉ होंगे जिनको पार्लियामेंट बनाएगा। तो यहाँ पर हमें वो लॉ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी का एनालिसिस कर रहे हैं, जीएसटी लॉ की स्टडी कर रहे हैं। तो लिस्ट 1 के अंदर ऐसे लॉ लिखे हुए हैं जो कि पार्लियामेंट बनाएगा। लिस्ट 2 के अंदर वो लॉ लिखे हुए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और लिस्ट 3 के अंदर कॉन्करेंट पावर दे रखे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगा। अब यहां पर जीएसटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन आर्टिकल 246 ए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और ये इंसर्ट किया 16/9/2016 से। अब इसके अंदर क्या किया, कॉन्करेंट पावर दिया स्टेट और यूनियन दोनों को। मतलब कॉन्करेंट पावर देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जीएसटी के अंदर क्या होता है, स्टेट भी लॉ बनाता है और सेंटर भी लॉ बनाता है दोनों के, इसीलिए आईजीएसटी और सीजीएसटी चलता है। तो इसलिए यहां पर दोनों को पावर दिया गया। सेकंड क्या है, ये ओवरराइड करेगा आर्टिकल 246 और 245 को। आर्टिकल 246 के अंदर जो लिखा हुआ है और आर्टिकल 254 के अंदर जो लिखा हुआ है, उन सबको ये ओवरराइड करेगा। किसके लिए, जीएसटी पर्पस के लिए। अब आर्टिकल 246 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिसके अंदर पार्लियामेंट पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट पावर देते हैं, और दोनों एम्पावर है लॉ बनाने के लिए। अब इन्होंने इसके अंदर आर्टिकल 246 ए के अंदर यह भी लिखा है कि इन 5 चीजों पर जीएसटी कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, रिकमेंडेड करेगी गवर्नमेंट को। और वो 5 प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब इसके अंदर पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है और एविएशन टर्बाइनल फ्यूल है। हम यहां पर आर्टिकल 246 के अंदर जीएसटी लॉ बनने की अथॉरिटी मिली है, आर्टिकल 246 ए के अंदर। तो अब हमें यह तो पता चल गया कि जीएसटी कहां से आया है, आर्टिकल 246 ए से। अब देखते हैं आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 ये बोलता है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी इनकंसिस्टेंसी होगी तो उस केस में कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, वो आर्टिकल 254 बोलता है। और 246 ए के अंदर क्या बोला हुआ है कि वो आर्टिकल 246 को नहीं मानेगा, ओवरराइड करेगा, मतलब उसको नहीं मानेगा, और 254 को नहीं मानेगा। इसका मतलब अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 246 ए के अंदर दे रखे हैं। सेकेंड, आर्टिकल 246 ए के अंदर दूसरी क्लॉज डाल करके इन्होंने उसके अंदर लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव पावर है, किससे रिलेटेड, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास में हो गई, क्योंकि उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है तो उसका पावर पार्लियामेंट के पास में ही होगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज समझने लायक है वो है कि रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ही रेवेन्यू है। तो यहां पर यूनियन और स्टेट के बीच में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर हम समझें तो कोई कलेक्शन कैसा होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा। सेकंड कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा और स्टेट कलेक्ट करेगा।
और कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि स्टाम्प ड्यूटी केवल एक स्पेसिफिक कर रखा है, स्टाम्प ड्यूटी लेवी कौन करता है, यूनियन, और कलेक्ट कौन करता है, स्टेट, और यूटिलाइज भी कौन करता है, स्टेट। अब जो सेकंड थिंग है वो है कि आर्टिकल 269 के अंदर ये लिख दिया कि लेवी एंड कलेक्शन कौन करेगा, यूनियन, लेकिन वो किसको असाइन हो जाएगी, स्टेट को। और आर्टिकल 270 के अंदर ये लिख दिया कि लेवी और कलेक्शन कौन करेगा, यूनियन, लेकिन दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये सेम प्रोविजन 269A के अंदर लिख दिया, वहां पर क्या लिखा है, आईजीएसटी होगी, वो कौन, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन, सेंटर और स्टेट। मतलब आईजीएसटी से जो भी रेवेन्यू होगी गवर्नमेंट को, वो सेंटर और स्टेट दोनों आपस में 50-50 बांट लेंगे, जो भी प्रोपोर्शन होगा उसमें वो लोग बांट लेंगे। अब यहां पर एक और चीज लिखी कि जो सरचार्ज कलेक्ट करती है जीएसटी के ऊपर, वो सरचार्ज भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन और स्टेट के बीच में। जबकि अगर हम देखें इनकम टैक्स को, एक्साइज को या फिर सीएसटी को, तो वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। केवल जीएसटी के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि जो सरचार्ज लगेगा वो भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने देखा पावर कहां से आया, 246A में से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थिंग है कि जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेती है वो कैसे अप्रूव होगा, तो 75% मेजोरिटी अगर उसको अप्रूव करती है तो उस केस में कोई भी डिसीजन मान्य होगा। अब 75% किसका, तो यहां पर 33.33% लेंगे यूनियन का और 66.67% लेंगे स्टेट गवर्नमेंट का। इस तरह से किसका, कोई भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल का वैलिड होगा, वो अप्रूव होगा। अब यहां पर एक बात आई, क्योंकि सेंटर है, स्टेट है, लॉ बना रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्यूट तो होंगे, तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा। तो यहां पर बोला गया कि एक मैकेनिज्म दिया जाएगा और उस मैकेनिज्म के थ्रू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व किया जाएगा। अब वो डिस्प्यूट कैसा हो सकता है, गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट और स्टेट के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट एक साथ में आ जावे, 5-7 स्टेट आ जावे कि ये लॉ जो आपने बनाया है ये हमारे समझ से बाहर है, तो उस केस में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो टोटल 3 तरह के डिस्प्यूट होंगे और इनके रिजोल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या बनाए हुए हैं, प्रोविजन बनाए हुए हैं, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। अगर हम आगे चलें तो वहां पर है पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के पास में क्या क्या पावर है, तो जीएसटी काउंसिल क्या कर सकता है, सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि जीएसटी से बाहर है, जिसके लिए बोला गया है कि काउंसिल जिस दिन रिकमेंडेट करेगा उस दिन उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो यहां पर क्या कर सकता है, काउंसिल रिकमेंडेट कर सकता है, ये पावर जीएसटी काउंसिल के पास में है। दूसरा पावर जीएसटी काउंसिल के पास में है वो है आईजीएसटी की रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना और सीजीएसटी की रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम भी किसके पास है, जीएसटी काउंसिल के पास है। और आगे कंपनसेशन सेस, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब से लगाकर 5 साल तक कंपनसेशन सेस मिलेगा स्टेट्स को, क्योंकि उनकी रेवेन्यू लॉस हो रही है, क्योंकि जो पहले वाला लॉ था और अब अगर लॉ कंपेयर करें, अगर उसके बीच में स्टेट को कहीं पर भी रेवेन्यू का लॉस होता है तो उस केस में क्या होगा, कंपनसेशन सेस दिया जाएगा, और जो कि कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी से रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 246A है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए, और इस टॉपिक 2 के अंदर हमने जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ली है और हम 1 बाय 1 उन डेफिनेशन का डिस्कशन करेंगे। यहां पर जीएसटी से रिलेटेड सारी डेफिनेशन नहीं ली गई है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ली है। आगे आने वाले सेशंस में जहां पर जिस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी उस रिलेवेंट टॉपिक के साथ रिलेवेंट डेफिनेशन भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। ये अथॉरिटी कौन होगी, जो कि क्या करेगी, ऑर्डर या फिर डिसीजन लेगी इस एक्ट के अंदर। यहां पर ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये अथॉरिटी है जो डिसीजन लेगी या फिर ऑर्डर पास करेगी जीएसटी एक्ट के अंदर। अब इस ऑर्डर पास करने की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन है उसमें से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम को, AA अथॉरिटी को, AAR अथॉरिटी को और रिविजनल अथॉरिटी को हटा दिया गया है। उसके अलावा जो भी अथॉरिटी है वो सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, जो कि कोई भी डिसीजन देती है या फिर ऑर्डर पास करती है किसके अंदर,
जीएसटी के अंदर। तो ये हुई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। प्रैक्टिकली जब लिटिगेशंस आएंगे उस केस में ये डेफिनेशंस हमारे बहुत काम आने वाली है। आज तो क्या होता है कि हमें केवल रिटर्न फाइल करने हैं, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और काम चल रहा है, पर जब लिटिगेशंस आएंगे तब लॉ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो हमारे काम आने वाली है। और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस जीएसटी नॉलेज सीरीज के अंदर हम लोग जीएसटी एक्ट से ही एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उस एक्ट में लिखे हुए हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है और उसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है वो है एग्रीगेट टर्नओवर की। साहब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आरसीएम सप्लाई से रिलेटेड जो भी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं जाता है। और जो सेकंड चीज यहां पर लिख दी वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब किसी भी तरह का टैक्स जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले कि किसी पार्टी ने जो भी चीज सेल की है, आज अगर मैंने 1,00,000 रुपए का माल बेचा है तो उस केस में अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक सप्लायर हूं और मैं 1,00,000 का माल बेचता हूं जो कि टैक्सेबल है, और सेकेंड मैंने 50,000 का माल बेचा जो कि एग्जेम्प्टेड है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के अंदर मेरा टर्नओवर भी आएगा, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस किया है तो वो भी आएगा, वो सब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। लेकिन इसके अंदर रिवर्स चार्ज से रिलेटेड सप्लाई पार्ट नहीं बनेगी और जो टैक्स है सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो वो पार्ट नहीं बनेगा। तो जब भी जैसे जीएसटीआर 9 किस पे एप्लीकेबल होता है, जीएसटीआर 9C किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और वेरियस जो एप्लीकेबिलिटी है प्रोविजंस की वो किससे डिसाइड होती है, टर्नओवर से। तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्नओवर को डिफाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई वो आई असेसमेंट। सर असेसमेंट क्या होता है? हम तो रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद में जब भी केस स्क्रूटनी में आएगा तो क्या होगा, असेसमेंट। असेसमेंट मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और हम लोग जो करते हैं वो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट। हम लोग मतलब टैक्स पेयर जो करता है। तो यहाँ पर असेसमेंट का मतलब होगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर में देखेंगे सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, रीअसेसमेंट क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, वो सारी बातें हम उस सेशन में करेंगे। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑडिट। ऑडिट क्या होती है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने जो रिटर्न फाइल किए हैं उसका एग्जामिनेशन, कि भाई आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो एकदम सही है, आपने जो टैक्स पेमेंट किए हैं वो एकदम सही है, आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो भी एकदम सही है, ये सब ऑडिट के अंदर चेक होता है। अब नेक्स्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? साहब क्या हुआ, मुझे किसी स्टेट के अंदर जाकर के कुछ टाइम के लिए बिजनेस करना है, मेरा वहां पर फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। तो उसे बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसका किसी स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो, तो उस केस में उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट हम लोग सेशन में करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई कहां पर कवर होती है, सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, हम लोग उसे देखेंगे नेक्स्ट पेजेस पे आएगा। वैसे कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, टू और मोर सप्लाई जब की जाती है, ठीक है, और जो क्या होती है नेचुरली बंडल्ड होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। अब प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, जो प्रीडोमिनेंट होती है, मतलब अगर मैं 2 सप्लाई कर रहा हूं और उसमें से एक सप्लाई अगर प्रीडोमिनेंट है और दोनों को सप्लाई को एक साथ में सप्लाइड करने का ही सेंस है, तो उस केस में उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। तो 3 कंडीशन हो गई, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, 2 और मोर सप्लाईज होनी चाहिए, और 1 प्रीडोमिनेंट पार्ट हो, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए, उसे हम लोग कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में डाल देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पर कोई गुड्स रिकरेंट बेसिस पर किसी को ट्रांसफर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। मतलब कोई अगर मैं सप्लाई कंटिन्यू करता जा रहा हूं तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब चाहे मैं वो वायर से करूं, केबल से करूं, पाइपलाइन से करूं या किसी और मोड से करूं, वो क्या मानी जाएगी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होता है सर, जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा एक्सपोर्ट के केस में हमारे अकाउंट में एक ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, तो ये एक तरह से रिबेट है, एक तरह से रिबेट है जो कि एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट हमें प्रोमोट करने के लिए दे रही है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉबैक। जो नेक्स्ट है वो है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, जो निल रेटेड है या फिर पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहां पर एक और बात समझने लायक है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये दिक्कत आती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी है सर,
वो है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, या फिर जब हम एसईजेड को सप्लाई करते हैं तो वो जीरो रेटेड है, ठीक है। और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जबकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के बीच में, जो कि हमें पता होना चाहिए। किसी भी डेफिनेशन से रिलेटेड, किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि मैं एक यूनिट हूं और मेरी 5-7 ब्रांचेस हैं। मैंने कोई एसेट्स परचेज किया, मैंने कोई गुड्स परचेज किया, और अब मैं बोलूंगा ये गुड्स मेरे अकेले के काम नहीं आएगा, मेरी जो अदर ब्रांचेज है वहां पर भी काम आने वाला है, और मैं उस गुड्स को वहां पर भी ट्रांसफर करता हूं, जबकि जो इनवॉइस आई है वो केवल मेरे नाम से आई है, तो इनपुट खाली मैं क्लेम कर पाऊंगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लॉ के अंदर एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जब मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन ले लूंगा तो उस केस में क्या होगा, मैं मेरे इनपुट को मेरी ब्रांचेस में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इसका मतलब जो इनपुट को ट्रांसफर करता है, ऐसा यूनिट जो अपनी ब्रांचेस को इनपुट ट्रांसफर करता है और उसे रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो उसे बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर दी। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, तो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट, अगर कोई प्रोसेसिंग होती है और उसके थ्रू कोई नया प्रोडक्ट जनरेट होता है तो उसे बोलते हैं अपन मैन्युफैक्चरर। मार्केट वैल्यू क्या होती है, कोई चीज, जैसे मुझे किसी थिंग की मार्केट वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाजार में जाऊंगा और वैसी ही चीज लेकर के आऊंगा। सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सेम काइंड और सेम क्वालिटी की चीज अगर अपन लेकर के आते हैं तो वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। कितने में मार्केट से लेकर के आया वही प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। जो नेक्स्ट है वो है मिक्स सप्लाई। ये भी सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जब दो सप्लाई की जाती है और दोनों को अलग अलग किया जा सकता है तो उस केस में वो क्या है, मिक्स सप्लाई, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई है और उनको कंबाइन करके अपन बेच रहे हैं तो उसे बोलते हैं मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट डेफिनेशन, सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, सेम है जैसा अपन ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में पढ़ा था। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है, उसका इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, उसे यहां पर आकर बिजनेस करना है तो उसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका बहुत वाइड पूरा एक चैप्टर हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, पर यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया, कोई मैंने रिपेयर करवाया, कोई मैंने इरेक्शन करवाया, इंप्रूवमेंट करवाया, मॉडिफिकेशन करवाया, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन को हम लोग आने वाले सेशंस में बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो है रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन हमारे आज के ही सेशन में काम आने वाला है, इसलिए अभी हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेटेड पर्सन किसे माना जाएगा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑफिस और डायरेक्टर ऑफ वन बिजनेस इज द ऑफिस डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस। मतलब एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है और वाई लिमिटेड कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और वाई लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो एक्स लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, तो इस केस में ये दोनों क्या है, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। और किसी एक बिजनेस में अगर दो कोई पार्टनर है तो वो भी क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या है, रिलेटेड पर्सन। लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपए तक का अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है 25% शेयर होल्डिंग वाली बात, इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर एक्स लिमिटेड के अंदर मेरा क्या है, कोई हिस्सेदारी है जो कि 25% है और वाई लिमिटेड में भी मेरी हिस्सेदारी है 25% या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, तो उस केस में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। फिर अगर मैं किसी एक कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं और मैं ही किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं तो उस केस में वो दोनों कंपनी आपस में क्या हो जाएगी, रिलेटेड पर्सन। अगर कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन। और अगर फैमिली मेंबर्स है तो उस केस में भी उन्हें रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम गो थ्रू हो गए कि रिलेटेड पर्सन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हम थर्ड टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसके अंदर सप्लाई डिफाइन है। सप्लाई बोले तो टैक्सेबल इवेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से जीएसटी आया है, तो वहां पर हमने बोला आर्टिकल 246A के थ्रू जीएसटी आया है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे कवर की जो कि हमारे जीएसटी के डे टू डे रूटीन में भी काम आती है, स्क्रूटनी के केस में भी काम आएगी, असेसमेंट के केस में भी काम आएगी, लिटिगेशन के केस में भी काम आएगी।
तो वो हमने डिस्कस की। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट। कोई भी टैक्स अपने को लगाना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टैक्स लगेगा कब, टैक्सेबल इवेंट कब ट्रिगर होगा, कब ये पता चलेगा कि साहब आज हमें टैक्स लगाना है, तो वो होता है टैक्सेबल इवेंट। अब यहां पर सप्लाई के लिए इन्होंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बोला है, और वहां पर बोला है सप्लाई इंक्लूड्स, क्या है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पर तीन बातें निकल करके सामने आई है, वो है या तो सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, कुछ भी हो, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आपने अपने बिजनेस में किया हो, फॉर अ कंसिडरेशन किया हो। अब देखो, सेल आपको समझ आ गया होगा, ट्रांसफर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो डाउट क्रिएट होता है वो कई बार हमारा बार्टर और एक्सचेंज के रेफरेंस में क्रिएट हो जाता है कि बार्टर क्या है और एक्सचेंज क्या है। मैं आपको वो बताता हूँ। बार्टर क्या होता है, बार्टर के केस में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक प्रिंटर था और मिस्टर राम के पास एक मॉनिटर था, तो मैंने उसको बोला आप मेरा मॉनिटर, आप मेरा प्रिंटर ले लो और मुझे आपका मॉनिटर दे दो, ये है बार्टर। और एक्सचेंज क्या होगा, मेरे पास एक डेस्कटॉप है और मिस्टर श्याम के पास एक लैपटॉप है, मैंने उसको बोला आप मेरा डेस्कटॉप ले लो और 10,000 रुपए भी ले लो और मुझे क्या दे दो, आपका लैपटॉप दे दो, तो उसे बोलेंगे एक्सचेंज। जहां पर मनी इन्वॉल्व है वो एक्सचेंज, और जहां पर मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो बार्टर। तो यहां पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके साथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और जो ये चीजें लिखी हुई है सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, वहां पर टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। अब यहां पर एक और सब क्लॉज डबल ए लिखी गई, और डबल ए के अंदर ये लिख दिया कि कोई भी बॉडी अगर उसके मेंबर को कोई सप्लाई देती है तो उस केस में वो भी क्या होगी, सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। देखो यहां पर अभी अपन देख रहे हैं कि सप्लाई होगी या फिर नहीं होगी, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो बाद की बात है, सप्लाई मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे वो हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए को देख लिया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्लॉज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी। क्लॉज बी के अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फॉर अ कंसिडरेशन, अगर आपने क्या किया, फॉरेन से कोई माल मंगवा लिया और आपने उसको पैसे दिए हैं, अब चाहे वो आपके बिजनेस में काम आएगा या फिर नहीं आएगा, फिर भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा। मिस्टर एक्स को कार की जरूरत थी, उसने फॉरेन इंपोर्टेड कार मंगवा ली, अब वो उसके बिजनेस में काम आएगा चाहे नहीं आएगा, फिर भी उसे सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा। अब इसके अंदर जो क्लॉज सी है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि एक शेड्यूल है शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के अंदर जो एक्टिविटीज कवर हो रही है वो एक्टिविटीज चाहे विदाउट कंसिडरेशन की हो वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई। आगे हम लोग देखेंगे शेड्यूल 1 क्या होता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 देखा, उसके बाद में सब क्लॉज ए देखी जिसके अंदर हमने बोला कि कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और सेल, एक्सचेंज, बार्टर वाली बात की। उसके बाद में हमने डबल ए देखा, उसके बाद में हमने क्लॉज बी पढ़ी, उसके बाद हमने क्लॉज सी पढ़ी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए कैपिटल ए। अब ये क्या बोलती है सबसेक्शन, ये बोलती है कि शेड्यूल 2 के अंदर ये बताया हुआ है कि कोई एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, ये बताया हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए के अंदर। मतलब अब अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर वो एक्टिविटीज हैं जिनके लिए अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो वो सप्लाई के अंदर कवर होगी, और शेड्यूल 2 के अंदर ये बताया गया है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर इन्होंने लिख दिया कि जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के अंदर बताए गए वो न तो सप्लाई ऑफ गुड्स है न वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब वो जीएसटी के एरिया से बाहर है। अब हमें शेड्यूल 3 पढ़ना है, किसके लिए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन और ये एक्टिविटीज न सप्लाई ऑफ गुड्स है न सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके अलावा यहां पर एक और बात लिखी हुई है सब क्लॉज बी के अंदर कि अगर कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी उसके अंदर एनगेज होती है तो उस केस में उसे भी क्या माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा।
तो यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी हमने देखी, जिसके अंदर शेड्यूल 3 की बात की गई है, और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटी अंडरटेकन की है तो उसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। मतलब अब हम लोग देखें तो आगे हमें 3 शेड्यूल पढ़ने हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 बात करती है कि गवर्नमेंट चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल क्या करे, गवर्नमेंट को जाकर के रिकमेंडेड करे कि साहब मेरी बात सुनो ना, ये एक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, और सुनो ना ये पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। मतलब यहां पर इन्होंने लिख दिया कि अगर काउंसिल जाकर के किसको, जीएसटी काउंसिल जाकर के गवर्नमेंट को रिकमेंडेड कर दे कि ये पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, ये पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस है, और ये सप्लाई नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो उस केस में उसे माना जाएगा। इन्होंने यहां पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में ये भी लिख दिया। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है शेड्यूल 1। इतनी देर हमने बोला शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हम आगे पढ़ेंगे। तो आ गया शेड्यूल 1। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो एक्टिविटीज लिखी हुई है जो कि सप्लाई मानी जाएगी चाहे कंसीडरेशन हो या फिर नहीं हो। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी लिखी हुई है वो है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। मतलब मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई कारोबार है, मैं अगर उसे बंद करता हूं, ठीक है, और उसके अंदर जो मेरी एसेट्स पड़ी है, मेरे पास खूब सारी एसेट्स होगी क्योंकि मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी होगी, मेरे पास फर्नीचर होगा, मेरे पास फिक्सचर्स होंगे, और उसकी आईटीसी भी नो डाउट मैंने क्लेम की होगी। तो अगर मैंने आईटीसी क्लेम कर रखी है और अगर मैं बिजनेस को क्लोज कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, उसे सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा। ये सिचुएशन कभी भी हमारे क्लाइंट के साथ में भी आ सकता है कि वो अपना बिजनेस अगर क्लोज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसे बोलना पड़ेगा कि देख भैया तू शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो रहा है और इसे सप्लाई माना जाएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैंने मेरा पूरा का पूरा बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न ही किसी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब मेरा बिजनेस चलता रहेगा, बस ऑनर मैं नहीं हूं, मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न, अब वो एंटिटी तो खड़ी रहेगी पर जो बंदा था जो उसे चला रहा था वो चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। जो नेक्स्ट चीज है वो है मेरा बिजनेस है जिसके अंदर खूब सारे पार्ट है, मतलब यूनिट है, 4-5 यूनिट है, बड़ा काम है मेरा, तो एक यूनिट को अगर मैं बंद करता हूं तो उस केस में भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मेरे 4-5 यूनिट है तो उस केस में क्या होगा, जो पर्टिकुलर कोई असेट्स पड़ी है वो कई जगह सब यूनिट में काम आ रही होगी या फिर एक से ज्यादा यूनिट में काम आ रही होगी, तो उस केस में जीएसटी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर मैंने क्या किया, स्लम सेल बेसिस के ऊपर, लम सम बेसिस के ऊपर मैंने पूरा का पूरा अगर बिजनेस के एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में उसे एग्जेम्प्ट कहा गया है। वो कहा गया है इनोवेटिव टेक्सटाइल लिमिटेड AAR उत्तराखंड का डिसीजन भी इसके रिगार्डिंग में आया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर आप स्लम सेल के बेसिस पे कोई बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगी। ये हुई शेड्यूल 1 के अंदर सबसे पहली बात लिखी हुई थी, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। कोई बिजनेस अगर बंद करता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजन लगने वाले हैं वो हमने देखा शेड्यूल 1 की फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर। जो सेकंड है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर मैं सप्लाई करता हूं गुड्स और सर्विस किसको, रिलेटेड पर्सन को या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उस केस में भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन तो अपन ने ऊपर पढ़ ली, और रिलेटेड पर्सन की वापस रिमाइंड करवाऊं तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बंदा कंट्रोल कर रहा है 2 कंपनी को, सेम कंपनी में पार्टनर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये सारा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटेड पर्सन। अब यहां पर बात जो हमने को करनी है वो है डिस्टिंक्ट पर्सन की। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जीएसटी नंबर डिफरेंट है लेकिन पेन सेम है। जैसे मेरी एक कोई यूनिट राजस्थान में सिचुएटेड है और मैंने मेरी ब्रांच कहां पर खोल रखी है, गुजरात के अंदर, तो ये दोनों आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। और यहां पर अगर मैं मेरी राजस्थान वाले एचओ से अगर मैं मेरी ब्रांच को कुछ भी सप्लाई करता हूं तो उस केस में वो सप्लाई किसको मानी जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन को की हुई सप्लाई मानी जाएगी, और उस केस में क्या होगा, उसे सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। तो यहां पर भी 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं कि हेड ऑफिस अगर ब्रांच को डिवीजन को ट्रांसफर करता है तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये AAR अथॉरिटी महाराष्ट्र ने भी ये वाला डिसीजन दिया था। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि कोई हेड ऑफिस ऑफ बैंक, जैसे मैं बात करूं पीएनबी बैंक का हेड ऑफिस अगर क्या करता है, उसकी किसी ब्रांच को
कोई सर्विस देता है तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मान लो पीएनबी का जो जोनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। और अगर वो कोई सर्विस अपने किसको राजस्थान में सिचुएटेड किसी ब्रांच को देता है, उस केस में दोनों के जीएसटी नंबर अलग अलग है पर एंटिटी एक ही है, तो उस केस में उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और ये दी गई सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसके ऊपर ट्रिपल AR अथॉरिटी कर्नाटका ने भी अपना डिसीजन दिया है। इस केस में हुआ क्या, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, मान लो मेरा एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है और मेरे अंडर के अंदर, मेरे कॉर्पोरेट के अंदर अप्रोक्स 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एज्यूम तो कर ही सकते हैं। और मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस की ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम से कम 100। अब मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस के जो 10 एम्प्लॉयज है, उन्होंने मेरे बिहाफ पर अगर कोई सर्विस किसको दी है, किसी ब्रांच को, मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस की किसी ब्रांच को, तो उस केस में इसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और इसे सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मुझे कोई सर्विस दी है, तो उस केस में यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसे सप्लाई, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 के अंदर ये जाकर के कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है कि श्याम लिमिटेड एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया सप्लाई सर्विसेज टू अदर एंटिटी रजिस्टर्ड इन फॉरेन, वो एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन निकाला 9/2017 जो कि आया था 28/6/2017 को, जिसके अंदर मेरी कोई, मतलब इंडिया की कोई एंटिटी अगर फॉरेन की कोई एंटिटी है और उसको क्या करती है, सप्लाई ऑफ सर्विस करती है, तो उस केस में इसे सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा। इंडिया की कोई एंटिटी ने अगर फॉरेन की कोई एंटिटी को कोई सर्विस सप्लाई की है, तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, या आया नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। अब हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अंदर क्या हुआ, फॉरेन में कोई एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड है और उसने क्या किया, उसका कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया के अंदर खोल दिया। लेकिन इंडिया के अंदर वो ब्रांच ऑफिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। और जो फॉरेन कंपनी है ना, वो उसे क्या करती है, केवल क्या देती है, तेरा रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस दे देती है, सैलरी दे देती है। तो इस केस में इसे सप्लाई में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं रही है, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और जो यहाँ पर जो ब्रांच है उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या हुआ, फॉरेन की कोई कंपनी थी, उसने उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया के अंदर खोल रखा है और इंडिया वाली ब्रांच कोई भी सर्विस इंडिया में नहीं देती है, तो उस केस में यहां पर उसे जीएसटी के लिए वो लायबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जांपल है जस्ट, इसके अंदर क्या हुआ, इंडिगो एयरलाइंस जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, एचओ दिल्ली के अंदर है इंडिगो एयरलाइंस। और इंडिगो एयरलाइंस क्या करता है, उसके कोई एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट है या फिर एसेसरीज है, वो किसको ट्रांसफर करती है, उसकी ब्रांच को ट्रांसफर करती है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा, वो वाली सप्लाई जीएसटी माना जाएगा। और इंडिगो एयरलाइन दिल्ली ने क्या किया है, जो सप्लाई की है उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगी और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगी। ये सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 16/16/2017 जो कि 15/11/2017 को आया था। अब यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर रिलेटेड पर्सन को कोई सप्लाई करते हो तो वहां पर भी क्या माना जाएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा, चाहे आपने कंसीडरेशन नहीं लिया हो। और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने आगे देख ली कि रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है। जो नेक्स्ट है, कई बार ये वाला प्रैक्टिकल केस भी आता है कि फ्री सैंपल अगर किसी ने बांट दिए तो उस केस में क्या उसे सप्लाई माना जाएगा। तो अगर मैंने फ्री सैंपल दिए हैं तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी लगेगा और आईटीसी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने फ्री सैंपल दिए हैं और मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा हूं तो उस केस में मुझे आईटीसी भी नहीं मिलेगी। मतलब फ्री सैंपल दो, जीएसटी चार्ज करो, आईटीसी ले लो, फ्री सैंपल दो, जीएसटी चार्ज मत करो, आईटीसी भी मत लो। ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट टू एम्प्लॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को फ्रिंज बेनिफिट देती है। तो यहां पर देखा जाए तो फ्रिंज बेनिफिट क्यों मिला, ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसलिए उसे जीएसटी के अंदर चार्जेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसका पार्ट 3 लेते हैं। शेड्यूल 1 अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा, बिजनेस का ट्रांसफर कर दिया या फिर डिस्पोजल कर दिया। पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों ने रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन की बात की। अब पार्ट 3 के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट आए हैं। कोई एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर सप्लाई करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल।
or agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal। अगर एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई गुड्स सप्लाई करता है या फिर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ गुड्स रिसीव करता है तो उसे सप्लाई माना जाएगा और वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने लायक है कि एजेंट कैसा, एक तो होता है कमीशन एजेंट, एक होता है डेल क्रेडिटर एजेंट, एक होता है सी एंड एफ एजेंट। सी एंड एफ एजेंट के केस में तो उसे क्या करना है, उसे सप्लाई माना ही जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, वो माल का स्टॉक करता है और स्टॉक करने के बाद वो क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेचता है। तो जैसे ही उसने स्टॉक किया और प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचा तो उस केस में जो टोटल जो उसका टर्नओवर होगा वो टोटल सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कमीशन एजेंट की, तो कमीशन एजेंट क्या करता है, केवल कमीशन चार्ज करता है। और उस केस में क्या होगा, अगर कमीशन एजेंट की कमीशन से इनकम 10 लाख या फिर 20 लाख, स्टेट पे रिस्पेक्टिव स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट के बेस पे 10 लाख या फिर 20 लाख से ज्यादा अगर उसकी कमीशन की इनकम होती है तो उस केस में वो जीएसटी के लिए लायबल है, अदरवाइज वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है। तो हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि सी एंड एफ एजेंट के केस में सिचुएशन अलग है और कमीशन एजेंट के केस में सिचुएशन अलग है। कमीशन एजेंट के केस में तभी जीएसटी चार्ज होगा तब उसकी कमीशन की जो इनकम है वो क्या हो, एक्सीड कर जाए लिमिट को। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अगर मैं कोई कमीशन एजेंट हूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो खुद ही टैक्सेबल नहीं है, तो उससे जो मेरी इनकम आएगी वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहां पर जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे जीएसटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या एजेंट क्या होता है, तो यहां पर देखें जो कमीशन एजेंट नॉर्मल होता है और डेल क्रेडिटर एजेंट होता है सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों को कमीशन की ही इनकम होती है। बस डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है, पेमेंट की गारंटी देता है कि साहब अगर रिसिपिएंट से आपके पास पेमेंट नहीं आया तो उस केस में मैं आपको पेमेंट करूंगा, वो होता है डेल क्रेडिटर कमीशन, जिगर वाला बंदा होता है। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके थ्रू मैं ट्रिपल एआर अथॉरिटी कर्नाटका का डिसीजन समझने की आपको कोशिश करता हूं। यहां पर हुआ क्या, फॉरेस्ट वाले हैं उनको कुछ टिम्बर बेचना है, तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, वो क्या करेगा, ऑक्शन करेगा उसका, किसका, टिम्बर का ऑक्शन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने एक बंदा अपॉइंट कर लिया जो कि ऑक्शन करेगा टिम्बर का, किसके थ्रू, गवर्नमेंट का जो ई पोर्टल है उसके थ्रू, जीएमडी पोर्टल करके आता है, उसके थ्रू वो क्या करेगा, ऑक्शन करेगा। तो उस केस में इसे सप्लाई माना जाएगा और वो जीएसटी के अंडर में आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखनी है कि अगर मैं डोनेशन देता हूं तो उस केस में क्या मुझे आईटीसी मिलेगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डोनेशन और ग्रांट विदाउट एनी कंडीशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर मैंने कोई डोनेशन दे दिया, कोई धर्म कर दिया, कोई दान कर दिया और विदाउट एनी कंडीशन किया है तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने अगर कंडीशन कोई अप्लाई कर दी, जैसे मैंने क्या बोला कि मेरा नाम आना चाहिए, तो मेरा नाम आना मतलब मेरा प्रमोशन होना, और जब प्रमोशन होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बेनिफिट होगा। तो जहां पर डोनेशन किसी कंडीशन के थ्रू किया जाता तो वहां पर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, और अगर यहां पर कोई कंडीशन नहीं है तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। तो अभी हम लोग समझ रहे थे प्रिंसिपल और एजेंट वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हमने डेल क्रेडिटर एजेंट और कमीशन एजेंट और जो सी एंड एफ एजेंट होता है उनके बीच में होने वाले डिफरेंस को समझा, वहां पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को समझा कि उसे सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। फिर हम लोग आए एक अलग कॉन्सेप्ट पर जिसमें हमने डोनेशन को समझा विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। आगे चलते हैं, अब हम लोग लेते हैं शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर ये देखा था, सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A के अंदर हमने ये देखा था कि पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या फिर सर्विस मानी जाएगी, कोई ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटी, ये कहां पर लिखा हुआ है, शेड्यूल सेकंड के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर। अब सर अगर मैंने किसी गुड्स के अंदर कोई टाइटल ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैंने क्या बोला, गुड्स है, ये गुड्स ले लो और उसके टाइटल मतलब लीज या फिर डीड, अगर हम नॉर्मली एग्जांपल की बात करें तो फिर लीज या फिर डीड, अगर मैंने कोई टाइटल किसी गुड्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब मैंने क्या किया, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, मैंने उसको बोला कि ये पर्टिकुलर मेरी बिल्डिंग है, ये आप किराए पे ले लो और मुझे इसको रेंट पे कर दो या फिर लीज पे कर दो, तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सीधी सी दिखती बात है कि अगर अपन, ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, अगर अपन कोई बिल्डिंग किराए पर देते हैं तो उस केस में जो रेंट की इनकम होती है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है।
जो नेक्स्ट थिंग यहां पर है, जो नेक्स्ट सी पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर क्या किया मैंने, एक फ्यूचर की डेट को मैं ट्रांसफर करूंगा। मैंने क्या बोला, टाइटल तो आज ले ले, लेकिन ये जो पर्टिकुलर असेट्स हैं वो मैं तेरे को फ्यूचर की डेट पर दूंगा। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, फाइनेंस लीज या फिर हायर परचेज बेसिस पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि वहां पर ये होता है, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि भाई पर्टिकुलर ये तेरी इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो उस केस में तू क्या करना, ये असेट्स लेकर के चला जाना, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब यहां पर जैसे ही हमने वर्ड काम में लिए फाइनेंशियल लीज और हायर परचेज, तो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल लीज में क्या डिफरेंस होता है, हायर परचेज लीज, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑपरेटिंग लीज छोटे पीरियड के लिए दी जाती है, शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, और ये ज्यादा पार्टियों को दी जाती है। ठीक है, इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है इसके अंदर ये वन और मोर पार्टीज को दी जाती है, जिससे कि रेंटल की इनकम होती है वेरियस पार्टी से। तो ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट पीरियड, और ये क्या दी जाती है, वेरियस पार्टीज को दी जाती है, जिसके थ्रू हमें क्या होती है, रेंट की इनकम होती है। फाइनेंशियल लीज क्या होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए दी जाती है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कौन लेसी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, जिसको ये लीज पे दी गई है वो बंदा इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, क्योंकि फाइनली ये एसेट्स किसकी, उसकी होने वाली है, और वो एक ही बंदा होगा। हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज फाइनेंस लीज जाते ही होता है, पर फाइनेंस लीज में क्या होता है, 100% फाइनेंस होता है, और जबकि हायर परचेज में 100% फाइनेंस नहीं होता है, वो कुछ कैपिटल उसके घर की भी लगाता है। तो यहां पर हमने ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, हायर परचेज देखा। अब हम लोग देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड पॉइंट यहां पे दिखा हुआ है। पहला हमने ट्रांसफर वाला देख लिया, अब हम लोग देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मैं लीज के ऊपर या फिर लाइसेंस के ऊपर क्या करता हूं, कोई लैंड देता हूं, तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेकंड चीज यहां पे लिखा हुआ है कि कोई मेरी बिल्डिंग है, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, मैंने उसे क्या कर दिया, बिजनेस के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा और उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। साहब मेरे पास सीधी सी बात, एक बिल्डिंग पड़ी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो कैसी हो, मैंने किसी बंदे को दे दिया और बोला जा इसमें तू बिजनेस करना। जैसे ही मैंने उसको बोला कि जा इसमें तू बिजनेस करना, और वो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में इसे सप्लाई माना जाएगा और इसे सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफर पढ़ा था शेड्यूल सेकंड के अंदर, फिर हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग। अब जो थर्ड चीज है वो है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब कई बार क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल लूं तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, कई बार कपड़े को प्रोसेस करवाने के लिए बेचती है, कई बार तो क्या मैक्सिमम टाइम वो प्रोसेस करवाने के लिए बेचती है, और वो जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, जॉब वर्क है, वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जो नेक्स्ट चीज है वो है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। यहां पर क्या बोला गया है कि अगर मैं मेरे बिजनेस की कोई एसेट्स को ट्रांसफर करता हूं, तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब यहां पर एक स्पेसिफिक चीज है, मैंने कोई बिजनेस की एसेट्स ट्रांसफर की, तो यहां पर मुझे शेड्यूल 1 के अंदर आपको पता है अपन ने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं ये स्लम सेल है तो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, कहीं मैंने कोई इंडिपेंडेंट पार्ट सेल कर दिया तो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर इस क्लॉज से रिगार्डिंग। अब यहां पर क्या हुआ, मेरे बिजनेस की कोई एसेट्स है, मैंने अगर उसको प्राइवेट यूज के लिए दे दिया तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कैसे, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरे पास कोई कार है, तो मैंने क्या किया, मेरे कंपनी की किसी एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज के लिए वो कार दे दी, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जो नेक्स्ट चीज है वो है जहां पर कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर निकल रहा है, मतलब अब वो क्या माना जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो उस केस में भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। अब यहां पर कब सप्लाई नहीं माना जाएगा, जब उसे क्या है, वो गोइंग कंसर्न बेस पे बेच दे, वो अपने शेड्यूल 1 के अंदर देखा था, या फिर क्या हो, वो अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को दे देवे, तो उस केस में भी वहां पर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब कुछ चीज यहां पर इन्होंने लिख दी, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अपन ने पहले ही कवर कर लिया कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है और अगर उसे मैं रेंट पे देता हूं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि बिफोर कंप्लीशन
सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने से पहले और इसी के साथ क्या फर्स्ट ऑक्यूपेशन जो भी पहले हो उससे पहले अगर आप कर दे तो ठीक है, अगर आप उसके बाद करते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन वो वहां पर क्या है, एग्जम्प्ट कर रखी है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर ये डेफिनेशन दे रखी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, वो रिलेवेंट नहीं है इसलिए हम यहां पर नहीं देख रहे हैं। कभी कोई केस आता तो उसे हम रेफरेंस के तौर पर काम में ले सकते हैं। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगर मैं किसी को ट्रांसफर करता हूं या फिर परमिशन देता हूं कि मेरे पास कोई ट्रेडमार्क पड़ा है, कोई पेटेंट पड़ा है, मेरे पास कोई कॉपीराइट पड़ा है तो इसको यूज कर सकता है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। या फिर मैंने कोई सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन करने की सर्विस दी तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बस वो सॉफ्टवेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और अगर वो क्या है, इंस्टॉलेशन के फॉर्म में है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने कोई वायलेशन किया किसी लॉ का, उस केस में मुझे अगर पेनल्टी लगी तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे मैं किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं और उस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं काम करता हूं तो उस इंडस्ट्री के ऑनर ने एक नोटिस वाला सिस्टम रख रखा है, नोटिस पीरियड वाला, कि भैया जब भी आपको इंडस्ट्री छोड़नी हो तो उस केस में आपको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, 3 महीने, 15 दिन, 2 महीने, जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो उस केस में अगर वहां पर मैं उस नोटिस पीरियड का वायलेशन करता हूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में डाला जाएगा। अगर मैंने क्या कर दिया, कोई एसेट्स, कोई गुड्स किसके लिए, यूज करने के लिए किसी को दे दी, चाहे मैंने रेंटिंग के लिए दे दिया, मेरे पास कोई मशीन पड़ी है, मैंने बोला ये किराए पे लेकर के चले जाओ, प्लांट एंड मशीन जी बोलते हैं किराए पे लेकर के चले जाओ, तो उसे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाता है। क्यों? क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब लेबर भी सप्लाई कर रहे हैं, अपना जो माइंडसेट है वो भी सर्विस दे रहे हैं, और इसी के साथ मटेरियल भी दे रहे हैं, तो उसे क्या माना जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि दोनों ही नेचुरली बंडल्ड है। आप खाली उसको इंस्ट्रक्शन दे दो उससे काम नहीं होगा, आपको मटेरियल भी सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसे क्या माना जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई। जो नेक्स्ट थिंग है वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब सर ये रेस्टोरेंट सर्विस को अपन कंपोजिट सप्लाई कैसे मानते हैं, वहां पर क्या होता है, हमें फूड भी मिलता है और इसके अलावा हमें सर्विसेज भी मिलती है, तो उसे इसलिए क्या बोला जाता है, कंपोजिट सप्लाई। अब कोई बना बनाया गुड्स है, बने बनाया कोई फूड का प्रोडक्ट है, वो अगर मैंने ऑर्डर किया और वो मेरे पास आया तो उसे कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी बार के अंदर हम लोग जाते हैं और वहां पे अगर अल्कोहलिक लिकर अगर सर्व किया जाता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। ये हुआ शेड्यूल 2। सबसे पहले हमने शेड्यूल 1 देखा। शेड्यूल 1 के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, और शेड्यूल 2 के अंदर किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को, किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या फिर सर्विस माना जाएगा, वो लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एक्टिविटीज और ये ट्रांजैक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है तो वो ना वो सर्विस है ना वो गुड्स है। अब यहां पर अगर एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, 50,000 का गिफ्ट दे दिया तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो गिफ्ट आपने दिया है उससे रिलेटेड अगर आपने क्रेडिट ले रखी है तो वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अब यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। यहां पर डिफरेंस देखो, ये लॉ के फैक्ट है, ये हमें आने चाहिए, लिटिगेशन के केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, न कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशनल के केस में होता है, जहां पर हम ऑर्डर नहीं दे सकते कि भैया ये वाला काम आपको करना है, स्कोप को देखता है उसके अकॉर्डिंग करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के केस में ऑर्डर होता है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है कि सर्विस अगर कोई कोर्ट देता है, ट्रिब्यूनल देता है, तो उसे क्या माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जो नेक्स्ट चीज यहां पे लिखी हुई है कि मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई सर्विस देता है तो उसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब पार्लियामेंट जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है या फिर पंचायत जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उसे न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा न सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई कोई पद होल्ड करता है, किसी की कोई पोजीशन है, तो वो बंदा अगर कोई फंक्शन कर रहा है या फिर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उससे भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर, लॉजिक पता है क्या? तो लॉजिक देखें तो ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी की चार्जेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग देश की सेवा में खड़े हैं। अगर कोई चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर इन बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सीजीएसटी और लोकल अथॉरिटी ने कोई अगर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसके अंदर अगर कोई बंदा चेयरपर्सन है और चेयरपर्सन की कैपेसिटी में रहता हुआ अगर वो क्या करता है, कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी। चौथा पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है, दाह संस्कार और उससे रिलेटेड चाहे उसकी जो वाहन आता है वो भी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, मतलब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लैंड सेल करते हो तो वो भी क्या है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्लॉज बी, अपने को ध्यान में क्या रखना है, शेड्यूल सेकंड के अंदर पैराग्राफ 5 सब क्लॉज बी के अंदर अपन ने देखा था, आपको पता, तो लैंड सप्लाई ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन और ऑक्यूपाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब अगर आपने कंप्लीशन या फिर ऑक्यूपेशन के बाद में अगर उसको बेचा तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन पहले बेचा तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब यहां पर अगर मैंने कोई लीज पे क्या दे दी है, लैंड दे दी है, जैसे मेरे पास कोई लैंड पड़ी थी और मैंने किसी एक्स पर्सन को वो लीज पे दे दी और वो लीज पे दे दी मैंने 999 साल के लिए। अब 999 साल बहुत लंबा पीरियड, तो जब लीज लंबी होती है तो उसे एज गुड एज सेल ही माना जाएगा। अगर मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत बड़ी लैंड है और मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांट दिया, प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, और अगर मैं उसे बेचता हूं तो उस केस में भी जीएसटी तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उस पर जीएसटी लग सकता है। एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। अगर कोई बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और अगर वो किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई देता है जो खुद भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उस केस में क्या होगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है वो है वेयरहाउस्ड गुड्स के रिलेटेड। अगर मैंने कोई माल इंपोर्ट किया और वो वेयरहाउस के अंदर पड़ा है, जब तक मैं उसे होम कंजम्पशन के लिए नहीं बेचता हूं तब तक उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कंसाइनी के प्लेस पे बेच दिया तो उस केस में भी उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट है वो हम लोग समझते हैं, जैसे सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को अगर सैलरी आ रही है या फिर प्रॉफिट का शेयर आ रहा है तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, मतलब क्या इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो पहला व्यू ये है कि सैलरी जो अपन पार्टनर को देते हैं वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर है। पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या है, अगर अपन बेसिकली देखें, उसके खर्चे निकाल देते हैं, उसके जो जर्नल एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के एक्सपेंस है, वो सब निकालने के बाद जो पीछे बचता है उसमें से अपन क्या देते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं और फिर प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो सैलरी एज गुड एज प्रॉफिट का शेयर ही है, मनी टर्म है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये बोलता है डिपार्टमेंट। और अदर व्यू इसके अंदर ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर का रिलेशन होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जैसा होता है, इसलिए वहां पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अगर अपन दोनों ही व्यू के साथ जाए तो दोनों ही केस में जीएसटी नहीं लगना चाहिए, पर अकॉर्डिंगली लॉ डिपार्टमेंट वाला जो व्यू है वो एकदम परफेक्ट व्यू है। नेक्स्ट आर्टिकल 243G के अंदर यही लिखा हुआ है कि कोई भी एक्टिविटीज जो कि अंडरटेकन किसने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने की है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, अगर मैं इंटरस्टेट, अगर मैं कोई बस के अंदर पैसेंजर्स का मूवमेंट्स कर रहा हूं राजस्थान से गुजरात, तो उसे क्या माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है, अगर क्या होता है, मेरे पास कोई व्हीकल्स है उसको मैं इंटरेस्टेड सप्लाई करता हूं, तो उस केस में वो भी जीएसटी से बाहर है। लेकिन अगर मैंने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भेजा है तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट होगा ना उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, बाकी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ रिंग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील शैल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन उसकी रिपेयर क्या है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर सीधी सी बात है, पैसेंजर को अगर आप इंटरेस्टेड भेजते हो नो सप्लाई, ठीक है, और अगर पैसेंजर की जगह आपने कोई व्हीकल भेजे हैं, कोई रिंग्स भेजे हैं, कोई टूल्स भेजे हैं, उनको भी भेजते हो तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर उनकी रिपेयरिंग के ऊपर जीएसटी लगता है तो उसकी आईटीसी भी अलाउड हो जाएगी, मतलब रिपेयरिंग चार्जेस पे जीएसटी है और उसकी पे लगने वाली आईटीसी भी आपको अलाउड हो जाएगी। अब हम लोग हमारा टॉपिक 4 लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा 10 से 15 मिनट, बट वी विल कवर, क्योंकि हमें आगे के सेशंस उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो या फिर कमेंट में ही आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग लेते हैं टॉपिक 4। टॉपिक 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 से रिलेटेड कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। अब सर ये कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई अपन ने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, नेचुरली बंडल्ड होती है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, टू और मोर सप्लाई होती है। मतलब टू और मोर सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड और एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है? टू और मोर सप्लाईज होती है, पर वो इंडिविजुअल होती है, उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि जो मेकअप वाला किट आता है उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट भी होते हैं और साबुन भी होता है, सर्फ भी होता है, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें अलग अलग करके भी बेचा जा सकता है, तो वो मिक्स्ड सप्लाई है। एक्सप्लेनेशन, कंपोजिट सप्लाई क्लियर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? जो कि प्रीडोमिनेंट पार्ट हो। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रीडोमिनेंट क्या होता है? उसकी जो सर्विस पार्ट उसके अंदर हैवी होता है, मटेरियल लगता है, बट जो सर्विस पार्ट होता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो पार्ट क्या होता है? हैवी होता है। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स्ड सप्लाई। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं बस बॉडी बिल्डिंग का। Bus in this work, supply of parts of bus body fitting thereof shall be included here. Principal supplies body parts, fitting is ancillary part. कोई बस है, उसकी अगर अपने को फिटिंग करनी है तो फिटिंग का हिस्सा थोड़ा सा होगा, जो चार्जेस ज्यादा लगेंगे वो किसके लगेंगे? बस के बॉडी के पार्ट्स के। तो ये वाला डिसीजन आया पारस मोटर इंडस्ट्रीज AAR हरियाणा ने ये वाला डिसीजन दिया। एयर कंडीशनर अगर कहीं पर फिटिंग करनी है, इंस्टॉल करवाना है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होगी? एसी। और जो इंस्टॉलेशन होता है वो छोटा पार्ट होता है। अपन सीधा एग्जांपल भी ले तो एसी की प्राइस 44,000 और इंस्टॉलेशन की 500, तो प्रिंसिपल पार्ट प्रीडोमिनेंट कौन है? एसी। तो यहाँ पर एसी के ऊपर जीएसटी की रेट 28% है, इसलिए इस सप्लाई के ऊपर क्या माना जाएगा? 28%। इसे कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। अब जैसे मैं कार की सर्विस करवाने के लिए जाता हूं, और कार की सर्विस करवाने के लिए जाता हूं, उसने बोला साहब आपका ये वाले कोई कार का पार्ट खराब है, तो मैं उसे बोलता हूं चल पार्ट चेंज कर दे, और वो इनवॉइस में क्या करता है? सर्विस चार्जेस 250 रुपीज, पार्ट चार्जेस, पर्टिकुलर पार्ट चार्जेस 500 रुपीज, 750। तो यहाँ पर दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लगेगी। अब देखो यहां पर डिफरेंस क्या होता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के बीच में। कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है और सेपरेट प्राइस में बी चार्ज, जबकि अगर अपन बात करें नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है मिक्स्ड सप्लाई। अब नेचुरली बंडल का मतलब क्या हुआ सर? तो नेचुरली बंडल मतलब जनता ने बोल दिया, परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर ने बोल दिया कि नेचुरली बंडल है, मतलब इसे हम अलग अलग काम में नहीं ले सकते हैं, तो वो नेचुरली बंडल्ड है। या फिर नेचर उसका ऐसा है कि उसे अलग अलग काम में नहीं लिया जा सकता है, तो वो नेचुरली बंडल्ड है। या फिर मार्केट के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स है वो ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब इसे अलग अलग काम में नहीं लिया जा सकता है, तो उस केस में उसे नेचुरली बंडल माना जाएगा। यहां पर तीन चीजें हैं जिसके बेस पर किसी भी सर्विस को या फिर गुड्स को नेचुरली बंडल्ड माना जाता है। वो है कि जनता अगर ऐसा बोलती है, अगर खुद मेजोरिटी ऑफ जो प्लेयर्स है मार्केट के वो ऐसा बोलते हैं, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है, तो उसे क्या माना जाएगा? नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा। अब कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल क्या होते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स विद ट्रांसपोर्टेशन। मैंने बोला ये गुड्स है, ये मैं भेज दूंगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मेरा रहेगा, तो ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। अगर मैंने क्या किया, डेस्कटॉप, सप्लाई ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर विद सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मैंने खाली मॉनिटर भेज दिया, तो उसका क्या यूज है? मैं पूरा अगर सेट बना करके भेजूंगा तो यूज आएगा, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। ये बोला AAR अथॉरिटी तमिलनाडु ने। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि मैं गया, मुझे एक घर रेंट पे लेना था, मैंने एक घर रेंट पे लिया, तो उस केस में क्या होता है? मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जबकि मेरा प्रिंसिपल क्या है? रेंट, और उसके साथ में मैंने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिसीजन दिया AAR अथॉरिटी महाराष्ट्र ने कि इसे भी कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। जो नेक्स्ट है, कोई एक बंदा है जो कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए गया और उसको बोला कि आप पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर आप खरीदते हो तो इसके साथ में हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट फ्री देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट इसके साथ ही काम आएगा। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदने पर अपने को वो मिला है। नेक्स्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस विद स्पेयर पार्ट ऑफ बैटरी। अपन कोई बैटरी खरीद करके लेकर के आते हैं और वो बोलता है कि इसकी जो सर्विसिंग है वो साथ में है, तो वो सर्विसिंग क्या है? कंपोजिट सप्लाई है।
क्योंकि इंडिविजुअली वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर वो प्रोवाइड करेगा तो वो सेपरेटली पैसे चार्ज करेगा। बट यहाँ पर क्या है, बैटरी के साथ में 5 साल की सर्विस आई है, इसलिए उसे नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस इश्यू हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर सिक्योर डेप्ट कोई पड़ा है, अगर उसका सेल ऑफ परचेज करते हैं तो ये क्या है, मनी का सेल और परचेज है, और मनी के ऊपर क्या नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए ये जीएसटी के पेरोवी से बाहर है। लेकिन उस डेट को ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई सर्विस फीस ली जाती है तो वो जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएगी। सिक्योरिटीज अगर ट्रांसफर की जाती है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि सिक्योरिटीज को जीएसटी से दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं तो उस केस के अंदर जीएसटी चार्ज किया जा सकता है। अगर मुझे कोई शेयर से डिविडेंड इनकम आई या फिर प्रॉफिट आया, तो जब मेरे शेयर्स पर ही जीएसटी नहीं है तो उससे होने वाली इनकम पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9, जो कि चार्जिंग सेक्शन है। लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट और हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। चार्जिंग सेक्शन हर किसी भी लॉ को गवर्न करने के लिए चार्जिंग सेक्शन होती है जो कि उस लॉ को गवर्न करती है। तो चार्जिंग सेक्शन 9 है जीएसटी के लिए। सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बोलती है, वो बोलती है टैक्स शैल बी लिवाइड, टैक्स लेविड होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल टाइप ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और वैल्यू सेक्शन 15 में जो डिटरमाइन होगी, सेक्शन 15 हम लोग आने वाले सेशन में कवर करेंगे, तो सेक्शन 15 के अंदर जो वैल्यू डिटरमाइन होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी चार्ज होगा, और वो चार्ज होगा उसकी रेट 20% से ज्यादा नहीं होगी। फिर उन्होंने बोला सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर कि ये पर्टिकुलर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होगा वो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड करेगी उस समय चार्ज होगा। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर इन्होंने रिवर्स चार्ज की बात करी कि पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। इसके ऊपर रिसिपिएंट को आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी पड़ेगी। जो आरसीएम का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। पर चार्जिंग सेक्शन में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 बात करती है टैक्सेबिलिटी की, 9(2) बोलती है कि पर्टिकुलर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक फ्यूचर डेट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, और 9(3) बात करती है आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी की कि ये पर्टिकुलर सर्विसेज है, ये पर्टिकुलर गुड्स है, इनके ऊपर रिसिपिएंट लायबल होगा किसके लिए, टैक्स के लिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बात करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, लायबल है टैक्स पे करने के लिए। अगर किसी प्लेस पर ई कॉमर्स ऑपरेटिव खुद प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है, उसके द्वारा जो पर्सन ऑथोराइज्ड है, वो पर्सन लायबल होगा टैक्स पेमेंट के लिए। और मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कोई पर्सन अपॉइंट नहीं कर रखा है, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, उसे पहले बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, और जो बंदा अपॉइंट करेगा वो बंदा क्या होगा, टैक्स पेमेंट के लिए लायबल होगा। तो ये हुई चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट से रिलेटेड बात करती है, और सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है सर, तो 9(1) बोलती है कि टैक्स लगेगा, 9(2) बोलती है इन 5 पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स एक फ्यूचर डेट पर लगेगा, 9(3) आरसीएम की बात करती है, और 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करती है। जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो वो क्लासिफिकेशन होता है एचएसएन के बेस पे गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है, और सर्विस अकाउंटिंग कोड के बेस के ऊपर सर्विसेज का क्लासिफिकेशन होता है। अब किस पर्टिकुलर सर्विस या फिर पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर कौन सा एचएसएन या फिर एसएससी लगेगा, ये क्लासिफिकेशन प्रूव करने की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी डिपार्टमेंट की होती है, वो लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो सर्कुलर्स दिए जाते हैं वो केवल क्लेरिफिकेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए दिए जाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मान लो कभी गवर्नमेंट ने कोई क्लेरिफिकेशन दिया और अगर वो उस क्लेरिफिकेशन को फ्यूचर में वहां से हटा देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस लॉ को जिस फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया था उस फॉर्म में वो एप्लीकेबल नहीं है। वो क्लेरिफिकेशन के लिए दिया था, वो क्लेरिफिकेशन रिमूवल के बाद भी इफेक्टिव है, आप उसे काम में ले सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज यहां पर है वो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के बीच में डिफरेंस, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से अथॉरिटी आई है जीएसटी की वो देखा,
उसके बाद में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की, उसके बाद में हम लोगों ने सेक्शन 7 देखा, सप्लाई के टैक्सेबिलिटी कब ट्रिगर होगी, किस केस के अंदर यहां पर टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद में हमने सेक्शन 8 की बात की, जिसके अंदर हमने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की बात की कि कौन सी नेचुरली बंडल क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, और खूब सारे वेरियस एग्जांपल्स और केस स्टडी के माध्यम से उसे समझा।